नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लास की पार्ट 5 भाग 5 वीडियो है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वात पित्त कफ। जी हाँ मित्रों, वात पित्त कफ के आधार पर आज हम 9 ग्रहों के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे कि 9 ग्रहों का वर्गीकरण वात पित्त और कफ एवं मिश्रित स्वभाव के अनुसार किस प्रकार हमारे शास्त्रकारों ने वर्गीकृत किए हैं। तथापि हमें अपनी प्रकृति के बारे में भी पता चलेगा कि हमारी तासीर जो है वात स्वभाव की है, पित्त स्वभाव की है या कफ स्वभाव की है। तो आज हम वात पित्त कफ और मिश्रित गुणों के बारे में जानेंगे। साथ ही आज हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष त्रिकोण के बारे में भी आज आपको जानकारी देंगे। तो चलिए मित्रों, आप अपना कॉपी पेन उठा लीजिए। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए वात प्रकृति। वात प्रकृति में आप लिखिए 3 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि। उसी प्रकार पित्त प्रकृति, पित्त प्रकृति में लिखिए 1 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि और 9 नंबर की राशि। अब आप लिखिए कफ प्रकृति, 4 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि। हाँ, अगला हेडिंग डालिए मिश्रित प्रकृति। मिश्रित प्रकृति में लिखिए 2 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि और 10 नंबर की राशि। 2 नंबर की दोबारा बोलिए। 2 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि और 10 नंबर की राशि। ये मिश्रित स्वभाव वाले राशि कहे जाएंगे। स्वभाव। चलिए अब आप अपना कुंडली निकाल लीजिए और कुंडली निकालने के बाद आप अपने तासीर को बताइए। अर्थात अगर वात राशियों में अगर अधिक ग्रह बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक की जो तासीर होगी वो वात प्रकृति की होगी। अगर पित्त प्रकृति वाले राशि में सभी ग्रह अगर बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक का जो स्वभाव होगा वो पित्त प्रकृति का होगा। यदि कफ राशियों में अधिकांश ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक की जो तासीर होगी वो कफ प्रकृति की होगी। और मिश्रित राशियों में यदि सभी ग्रह बैठे हैं, अधिकतम ग्रह बैठे हैं, तो ऐसे जातक की जो प्रकृति होगी वो मिश्रित होगी। वात पित्त कफ ये तीनों प्रकृति के होंगे ऐसे जातक। यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को? सब मेरा नहीं है। तो चलिए आप लोग अपने बारे में बताइए, अपने आप को प्रेजेंट करिए कि आपका स्वभाव कैसा है। आप अपना लग्न कुंडली आप अपने पास रखिए और लग्न कुंडली के आधार पर वात पित्त कफ
या मिश्रित प्रकृति में जिसमें भी ज्यादा अधिक ग्रहों की स्थिति होगी वही आपका स्वभाव होगा, वही आपका तासीर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भावना मैडम, आप प्रेजेंट करिए अपना तासीर। जी सर, प्रणाम सर। आशीर्वाद। मैंने देखा मेरे वात प्रकृति के जो भाव हैं, मिथुन, तुला, कुंभ, 3, 7, 11, इनमें 3 ग्रह विराजमान हैं। ऐसे ही पित्त प्रकृति वाले में भी 3 ग्रह विराजमान हैं और कफ प्रकृति वाले में भी 3 ग्रह विराजमान हैं। तो जो तीनों प्रकृति निकल के आ रही हैं, तीनों में समान भाव से हैं ग्रह, 3, 3, 3। तो तीनों का मुझे ऐसा लगता है कि तीनों का मिश्रित प्रभाव है। जी जी जी। अगर वात प्रकृति में 3 ग्रह है आपके, पित्त प्रकृति में 3 ग्रह है और कफ प्रकृति में 3 ग्रह है, तो निश्चित रूप से ये तीनों स्वभाव आपके अंदर जो है वो देखने को मिलेगा जी। तो इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मिश्रित स्वभाव। और जो मिश्रित प्रकृति के जो बताए हैं उनमें वो तीनों ग्रह खाली हैं, मतलब 0 है वहाँ पे। चलिए, तो ये 3 आपके अंदर ये स्वभाव देखने को मिलेगा। हाँ जी। आप वात ठंड के समय में आपको वात संबंधी परेशानी हो सकती है। गर्मी के मौसम में आपको जी। पित्त की परेशानी हो सकती है। सर्दी के मौसम में कफ बन सकते हैं। जी। तो आपको वात, पित्त और कफ, ये तो तीनों बैलेंस हुआ फिर आपका, जी। है ना? ये तीनों जी। बैलेंस हुआ, वात भी, पित्त भी और कफ भी। तो ये तो अच्छा स्वास्थ्य है। आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा क्योंकि ये तीनों प्रकृति जो है वो आपके में बैलेंस है। जी। तो अगर आप शारीरिक दृष्टि से यदि हम बात करें तो आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहने वाला है। जी सर। है ना? ये तीनों गुण रहेंगे, वात भी आपके रहेंगे, है ना? जी सर। क्योंकि वात प्रकृति वाले जो जातक होंगे वो हवा में बात करने वाले होंगे। पित्त प्रकृति ये अग्नि स्वभाव वाले होंगे, क्रोध भी आपको देखने को मिलेगा। और कफ मतलब होता है आप थोड़ा भावुक स्वभाव के भी होंगे। ये तीनों स्वभाव आपके अंदर जो है वो देखने को मिल सकता है। जी सर, बिल्कुल सही। चलिए, हम चलते हैं अपराजिता जी के पास, देखते हैं अपराजिता के पास क्या देखने को मिलता है। प्रणाम सर। हाँ, आशीर्वाद। सर, मैंने जो नोट किया है उसमें पित्त में 2 ग्रह, वात हाँ। में 2 ग्रह, हाँ। कफ में 4 ग्रह हाँ। और मिश्रित में 1। हाँ, तो आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका तासीर कैसा होगा? कफ प्रकृति की प्रधानता रहेगी। हाँ, तो आपके तासीर में कफ प्रकृति मतलब कोई भी रोग होगा, कोई भी बीमारी होगा शरीर में या कोई भी तकलीफ होगी तो वो तकलीफ जो है कफ की बढ़ी हुई मात्रा के वजह से होगी। बुखार भी होगा तो कफ के कारण। तो ये ठंडा तासीर जो है, आपको हमेशा गर्म पानी पीना चाहिए, गर्म चीजों का ज्यादा से ज्यादा आपको सेवन करना चाहिए ताकि आपकी तासीर जो है वो क्या हो सके, मेंटेन हो सके। वात, पित्त और कफ ये तीनों में आप बैलेंस कर सके। क्योंकि कफ की प्रकृति ज्यादा है, इस कारण से आपको अदरक युक्त चाय पीना चाहिए, आपको गर्म चीजों का आपको सेवन करना चाहिए ताकि आपका कफ प्रकृति जो है वो बैलेंस हो सके। सर, हालांकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इससे सहमत नहीं है, क्योंकि कफ का मतलब है कि सर्दी खांसी व्यक्ति को आसानी से हो जाती है। मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। हालांकि मुझे कभी कभार एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है 2-3 महीने में एक आध बार, जबकि सर्दी की मुझे इतनी ज़्यादा नहीं होती है दिक्कत।
अब यहाँ पर एक चीज और हम बोल सकते हैं, जी सर। क्योंकि 4, 8, 12 4 8 ठीक जी। है, जी ये जो है जली राशि है। ठीक है, जली राशि में आपके ज्यादा से ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं, जी। तो जली स्वभाव ये जो है वो आपकी प्रकृति होगी। ठीक है। और आगे हम और अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। मोक्ष त्रिकोण, ये मोक्ष त्रिकोण भी है, जी तो सर। हमारा आगे का जो सेशन होगा मोक्ष त्रिकोण में, ये आपके पर्सनालिटी को और अच्छे से ये डिकोड करेगा मोक्ष त्रिकोण के अनुसार। ठीक है सर। लेकिन आप ऐसा आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये जली राशि है, कफ प्रकृति है, जी तो जली राशि के समान आपका स्वभाव होगा। जी ठीक है, जी पानी को यदि हम समुद्र में डालें तो समुद्र का रूप ले लेगा, गिलास में डाले तो गिलास का रूप ले लेगा। थोड़ा फ्लेक्सिबल जी ये सर। वो मैं स्वभाव जो है वो जी वो मैं कल भी सहमत हो गई आपके थी। अंदर क्रिएट कर सकता है। जी और चूंकि जली राशि वाले त्रिकोण में अधिक से अधिक ग्रह बैठे हैं, तो ये जली स्वभाव होगा, और ये जली स्वभाव जो है कफ को भी ये जो है वो निर्मित कर सकता है। ये हमें पता नहीं चलता, लेकिन एक समय आएगा तो हमें अपना स्वभाव और अपना तासीर जो है जरूर समझ में आएगा। मतलब कहने का क्योंकि ये है कि मुझे ऑलमोस्ट जो है कफ संबंधित जो तकलीफें सर्दी हो के, सकती हैं उनके लिए मुझे सावधान रहना चाहिए। हाँ, ठीक है सर। क्योंकि कफ त्रिकोण में जो मोक्ष त्रिकोण है, या फिर जिनको हमको कफ प्रकृति वाली राशियां कहते हैं, जी उनमें अधिक ग्रह बैठे हुए हैं, इसलिए आपके तासीर को वो कफ बना सकता है, जली स्वभाव आपको दे सकता है। ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगी। तो गुरु वाले जो जातक होते हैं, एक बार और सुन लो अपराजिता, जी सर। गुरु वाले जो जातक होते हैं वो कफ प्रकृति के भी हो सकते हैं। ओके। धनु लगन है आपका, जी सर। चलिए और आगे हम जाते हैं, चर्चा करते हैं संध्या मैडम के पास। जी सर, प्रणाम सर। हाँ हाँ, प्रणाम। सर, पहले का 4 पार्ट तो मैंने मिस कर दिया। जी जी जी, सबसे अभी पहले जो बताइए संध्या जी, आपके पास आपका लगन कुंडली है? कुंडली तो मेरे पास अभी नहीं है। हाँ हाँ, मेरे पास डेट ऑफ बर्थ बता सकती हूँ जो मेरे को पता है। चलिए आप का व्हाट्सएप नंबर हमारे पास नहीं है, अन्यथा जी सर। आपको हम भेज देते। ठीक है सर, मैं आपको मतलब आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैं मैसेज कर दूंगी जो चलिए मेरे को। आपको हम सेशन के बाद आपका कुंडली हम जो है आपको शेयर कर देंगे, तो आप अपना कुंडली जरूर साथ में रखिएगा। शायद भावना मैडम कुछ कहना चाह रही है। जी सर, मेरे पास है इनका जो लगन कुंडली का है, और इनका मैंने अभी टैली किया, तो इनके वात प्रकृति में 2 ग्रह हैं, पित्त प्रकृति में 5 और इनके कफ प्रकृति में 1, मिश्रित प्रकृति में 1 है। तो इनके पित्त प्रकृति में ग्रहों की प्रधानता ज्यादा है। पित्त प्रकृति का इनका स्वभाव होगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या संध्या जी आप सहमत है? पित्त जो प्रकृति है उससे मतलब मैं नहीं समझी कि कैसे। क्या आपको बहुत गुस्सा आता है? हाँ, गुस्सा तो आता जी है सर, आता है। बहुत ज्यादा। बिल्कुल। क्या आपको कहीं पर अन्याय होते देख आपको हथियार उठाने का मन करता है? आपको उस अन्याय को दूर करने का आपका मन करता है? हाँ, गुस्सा आता है मेरे को बहुत। बोल भी देती हूँ, उसकी वजह से दुश्मनी भी हो जाती है मेरी बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है, क्योंकि जो पित्त प्रकृति वाले जो जातक होते हैं उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा जो है वो देखने को मिलता है। वो रेवेंजफुल भी होते हैं, और अपने इसी गुस्सा के चलते उनके वाणी में तेज होती है, और तेज वाणी और सत्य बोलने के कारण ऐसे जो जातक अथवा जातिका होते हैं उनसे लोग दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। हाँ, ऐसा होता है। और दूरी बनाने के वजह से
लोग उनसे डरते हैं, कहीं ये सच होते हैं, कहीं इनको गुस्सा ना आ जाए यदि हम इनके साथ किसी प्रकार का यदि विनोद करते हैं या मजाक करते हैं, तो कहीं इनको गुस्सा ना आ जाए। तो मैं बात तो बहुत कम करती हूँ, लेकिन ऐसा होता है तो सब दूर ही चले जाते हैं मेरे से। बहुत कम फ्रेंड्स हैं मेरे। हाँ हाँ हाँ, मतलब जब आप बात करते हैं तो आप लोग उससे भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि जो कम बात करते हैं ना उनसे लोग डरते हैं। और जब भी आप बात करेंगे सत्य धर्म न्याय अनुशासन का बात करेंगे, डिसिप्लिन का बात करेंगे, तो इस कारण से आपके जो क्लोज होते हैं वो आपसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। क्या पता, पर मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मेरे को कोई पसंद नहीं करता। धीरे धीरे मतलब बहुत ही कम फ्रेंड्स हैं मेरे, जो भी हैं गिने चुने हैं वो अभी तक साथ हैं। और जो बहुत सारे आते हैं जाते हैं, और कुछ भी बात बोलो अगर उनके मतलब को मतलब जैसे किसी से बात करती हूँ, कुछ बात बताती हूँ या रिश्तेदारी में, अगर वो उनके हिसाब से चलो तो ठीक है, अगर मैं सही बोल दूँ कि ऐसा नहीं ऐसा है तो गुस्सा हो जाते हैं, दूरी बना लेते हैं। एग्जैक्टली ये पित्त स्वभाव वालों की होती है, क्योंकि पित्त का मतलब होता है अग्नि, और जिनका स्वभाव में अग्नि राशियों की प्रधानता रहती है, ऐसे जातक जो है वो अंदर से बहुत प्योर होते हैं, बहुत ज्यादा डिवाइन होते हैं। और जब भी वो बोलते हैं तो उनके वाणी में वो अग्नि तत्व जो है वो झलकता है। और जो भी आपके सामने बुरे विचार वाले आते हैं, वो बुरे विचार वाले उस अग्नि के प्रभाव से वो क्या हो जाते हैं, पीड़ित होते हैं। और आपको आपके सामने वो अपनी बातें नहीं रख पाते या अपनी बातें जो है वो मनवा नहीं पाते, इसलिए वो आपसे अपनी मन की बातें शेयर करने से वो घबराते हैं, वो डरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ कहीं ना कहीं असत्य होगा या कोई बुराई उनके साथ जुड़ी हुई होगी, जो आपके सामने आने के बाद उनकी बुराई जो है वो आपके इसी गर्मी और इसी तेज के वजह से वो बुराई जो है वो जल जाता है, वो नष्ट हो जाता है। से गुस्से में बात नहीं करती, बहुत पोलाइटली बात करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा होता है। और जो नहीं तो वो सामने आपके कोई कुछ ऑरा, देखिए आपका ऑरा मंडल होता है, आप भले पोलाइटली बात करते होंगे लेकिन आपके ऑरा के प्रभाव में जो आते हैं ना, उस ऑरा के प्रभाव में वो पित्त प्रकृति है, वो अग्नि तत्व है, तो उस अग्नि के प्रभाव से वो आपके करीब नहीं आ पाते। हाँ, इसलिए लेकिन सब जो अग्नि प्रकृति वाले होंगे, पित्त प्रकृति वाले जो जातक होंगे, वो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टूड करेंगे। और सर मेरे को एक बात और पूछना सर, जैसे वात प्रकृति है ना, तो वात प्रकृति से क्या मतलब है कि जो गैस्ट्रिक हो जाता है या फिर हवा में बातें करते हैं इससे, या फिर मतलब देखिए इसका क्या है? वात प्रकृति 3 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि, 11 नंबर की राशि है। ठीक है। तो ऐसे जातक जो होते हैं ना, इनको अपना तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है। कोई अगर इसके बारे में इनकी तारीफ कर देना तो ऐसे जातक जो है वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ये तो सबको या अच्छा लगता इनको है। तारीफ करा के आप बड़े से बड़े काम आप आसानी से करवा सकते हो। जी। ये बात प्रकृति वाले होते हैं। दूसरा, ये लॉजिक के अनुसार भी काम करते हैं। इनके अंदर जो है वो तुलना करने वाली गुण होती है, ये हमेशा ना दूसरों से तुलना करते रहते हैं, ऐसे जो जातक होते हैं। तो मेरे को कहीं लगता है कि शायद मैं भी ऐसा करती हूँ कभी कभी, कि वो ऐसा कर रहा तो मैं क्यों नहीं कर सकती, इस टाइप नहीं तो से। ये तो दुनिया की हर स्त्री जो है इस तरह का उनका स्वभाव रहता है जी। कि वो अपने को जज करती है, दूसरे से कंपेयर करती है। लेकिन ये जो स्वभाव वाले जो विशेष रूप से जो वात प्रकृति वाले होते हैं, क्योंकि तुला राशि का स्वभाव वही होता है। तुला राशि का मतलब होता है कि एक तराजू बांट, एक व्यापारी है जो तराजू बांट में हमेशा तौलते रहता है, ठीक है। तो वो हर रिश्ते को, हर परिस्थितियों को, और जो भी घटनाएं उसके जीवन में होती है उन घटनाओं को वो तौलते रहती है। इसका मतलब क्या है, वो लॉजिक लगाता है, हर काम को वो लॉजिक के साथ करना चाहता है।
जी और तीसरा जो है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि जो है, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, जातक को बहुत ज्यादा वो क्या बनाता है, डिसिप्लिन देता है, बहुत ज्यादा उसको हार्ड वर्किंग इन नेचर बनाता है, जी और सर। बहुत ज्यादा उसको जुडिशरी बनाता है, न्यायप्रिय बनाता है। जी लेकिन सर एक बात और पूछना चाहूंगी मैं। जी जी। हेलो। जैसे फिलहाल तो मैं अभी जॉब नहीं कर रही हूँ, लेकिन जहाँ भी मैं जॉब करती हूँ अपने काम को परफेक्ट करती हूँ, और जो काम होता है इधर उधर नहीं, जो होता है वही करती हूँ। फिर भी मैं मतलब मेरे को ऐसा बोला जाता है कि ये सही से काम नहीं करती है, और मेरे से इतना मिस्टेक करते हैं सब, उनको कुछ नहीं बोला जाता। बस मेरे ऊपर ही होता है कि अच्छे से काम मेरे से ही करवाना है। सारे जितने भी बर्डन है सब मेरे मेरे ही ऊपर ही आता है कि ये काम तुम करोगी। ऐसे करके मतलब जो काम दूसरा आदमी 2 महीने 3 महीने 6 महीने में कर रहा है, मेरे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि 15 दिन में कर दे। तो हालांकि मैं 15 दिन 20 दिन में ऐसे कर देती हूँ, फिर भी मेरे ऊपर ही बर्डन आता है कि ये काम ठीक से नहीं करती है, और काम का बर्डन भी देते हैं, और ऊपर से मतलब कलीग हो या प्रिंसिपल हो, मतलब इस टाइप से क्यों करते हैं मेरे साथ। मैं इस बात से लेके मैं बहुत वो रहती हूँ। अभी तो मैं फिलहाल जॉब नहीं कर रही हूँ। देखिए संध्या जी, मैं कहना चाहूंगा आपके बारे में, क्योंकि आप काल पुरुष कुंडली की आपकी जो राशि है वो कुंभ राशि है, जी ठीक है। जी चटुट और राशि। कुंभ राशि का जो स्वामी होता है ना, जी वो शनि होता है। जी और शनि जो है वो काल पुरुष की कुंडली का क्या है, दुख होता है। जी देखो ऐसे जातक नो डाउट ये बहुत हार्ड वर्किंग इन नेचर होते हैं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, अपने टाइम के बहुत पक्के होते हैं, ये हर काम अप टू डेट करते हैं, अपने टाइम के अनुसार करते हैं। लेकिन जी चूंकि शनि को हम काल पुरुष का दुख मानते हैं, इसके बावजूद भी इन पर कई प्रकार के लांछन लगाए जाते हैं कि ये काम को सही समय में नहीं कर पाते। सही समय में बहुत नहीं सारा करती, एरर है। आलोचना भी होता है, और जी लोग आपके कार्यों की सराहना ना करके आपकी आलोचना करते हैं। सर, करवाना मुझसे ही है वो काम। सबको पता है कि वो काम कोई और नहीं करके देगा, डिले करेगा, सही एरर होगा। कराना मेरे से ही है, सब कुछ मेरे से कराना। जब बहुत ज्यादा काम होता है तो मेरे को ही याद किया जाता है, जब काम नहीं होता तो ठीक है, कोई बात नहीं। जब होता है मैं टाइम टू टाइम काम करती हूँ, फालतू बात नहीं करती किसी से, बस काम से काम रखती हूँ। उसमें भी प्रॉब्लम होती है कि ये व्यवहारिक नहीं है, मैं फालतू बात क्यों करूँ किसी से। क्या सब होता है बैकबीटिंग करते हैं। संध्या जी, जो काम अच्छे से करते हैं ना, लोग उन्हीं को ही काम कराते हैं, उन्हीं से ही काम लेते हैं। जी और सर, देखिए जी आजकल काम। किसी के कार्यों को, उनको कार्यों की सराहना नहीं की जाती। जो अच्छे काम करते हैं, जो हार्ड वर्किंग करते हैं, उनके कार्यों की आलोचना होती है आज के समय में, जी और सर क्योंकि वो जानते हैं। सीनियर्स है, सीनियर्स कुछ काम नहीं करेंगे, इतने ब्लेंडर्ड मिस्टेक कर देंगे, फिर भी मतलब वो जाके ये ऐसा करती है वैसा। मैं जब किसी के पीछे नहीं लगती, मेरा है कि शांति से जियो और दूसरों को जीने दो। जबरदस्ती का पीछे लगते हैं, ये है वो है, ऐसा करती है वैसा करती है, और काम मेरे से ही करवाना है। जी जी जी, वो तो जानते बुरा हैं ना लगता है। कि आप, देखो आप मेहनती है, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग इन नेचर है, आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, और बहुत ज्यादा जुडिशरी है, आप बहुत ज्यादा न्यायप्रिय भी है। टाइमिंग भी मेरा, सबसे ज्यादा टाइमिंग मेरा जाता है। जी जी, ओके क्योंकि आप शनि वाले होते हैं ना, वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, इसमें कोई बात की जरा सा भी लेस मात्र भी इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। और इसी वजह से अकेले आप नहीं है, जितने भी एक्वेरियस साइन वाले जितने भी जातक होते हैं, कुंभ राशि वाले जितने भी जातक होते हैं, उनके जीवन को यदि हम पढ़ते हैं ना, तो हमको यही रिजल्ट मिलता है। क्योंकि वो अपने जीवन में ना कहीं वो संतुष्ट नहीं होते, वो असंतुष्टि का भाव हमेशा उसके मन में बना हुआ रहता है। चाहे वो कितना हार्ड वर्किंग क्यों ना कर ले, वो लोगों को कितना भी खुश रखने का प्रयास कर ले, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी उसके मन में जरूर रहेगा, और उसके कामों में बहुत ज्यादा मीन मेक
निकालने का काम लोग करते हैं। लेकिन ऐसे जो जातक या जातिका होते हैं उन पर भगवान की कृपा होती है, क्योंकि कुंभ राशि में भगवान विष्णु जो है वो एक घड़ा लेकर के खड़े हुए हैं, अमृत कुंड का घड़ा, और अमृत आपके ही पास है। लोग आपके ही पास आएंगे उस अमृत का पान करने के लिए, और लोग देख लेना आपके पास लोग झुकेंगे, अंत में आपको ही स्वीकार करेंगे और आपके कार्यों की वो सराहना करेंगे। वो तो है सर, जब काम पड़ता है तब आते हैं, अच्छा मीठा बोलते हैं और बैग। क्योंकि वो जो अमृत कुंड है ना, हर व्यक्ति को उसी अमृत कुंड तक जाना है, और हमारे जीवन का भी सबसे बड़ा उद्देश्य वही है, क्योंकि हमारा जन्म का सबसे बड़ा मोटिव वही है कि जो कुंभ राशि में जो पड़ी हुई जो अमृत है ना, उसी अमृत तक हमको पहुंचना है और उस अमृत को पान करना है। निश्चित रूप से आपके वजह से या आपके कारण जो आपके प्रतिद्वंदी होते हैं उनको भी जीवन जीने का एक तरीका समझ में आ जाता है, क्योंकि जितने भी कुंभ राशि वाले जो जातक होते हैं उनके पास है ही वो ज्ञान, उसके पास है ही वो अमृत कलश जो हमें मोक्ष प्रदान कर सकता है। और जो आदमी या जो व्यक्ति ईमानदारी से, न्यायपूर्ण ढंग से जो परिश्रम करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, उन्हें ही सफलता प्राप्त होती है और एक दिन उनके कार्यों की सराहना अवश्य होती है। तो संध्या जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। जब भी शनि की दशा, अंतरदशा और हैया 7.5 आएगी, निश्चित रूप से आपके साथ न्याय होगा, क्योंकि आप भगवान शनि देव के प्रीव्यू में हैं। अभी शनि की 7.5 भी आपको लगी हुई है, तो इस कारण से अभी आपकी परीक्षा की भी घड़ी है, क्योंकि अभी आपके कुंडली में शनि की जो 7.5 है उसका दूसरा चरण जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो दूसरा चरण जो है वो कहीं ना कहीं आपके सिर से आपके वो पैर तक, पेट में पहुंच गया है। तो निश्चित रूप से आपको भगवान शनि देव की आपको पूजा करना चाहिए, उसका उपाय करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार पेट से रिलेटेड कोई भी प्रकार की परेशानी से आप निजात प्राप्त कर सको। आपके भले ही प्रतिद्वंदी लोग आपकी आलोचना करें, आपके कार्यों की सराहना ना करें, लेकिन शनि देव जरूर आपको देख रहे हैं और वो आपके साथ डेफिनेटली वो आपके साथ न्याय करेंगे। और जैसे ही शनि देव का तीसरा जो ढैया लगेगा, जब शनि की जो 7.5 है उसका प्रथम ढैया मेष राशि वाले जातकों पर होगी, और शनि की अंतिम ढैया जब आपके राशि में होगी, तो निश्चित रूप से शनि देव जो है वो आपके साथ न्याय करेंगे। आपको अपने परिश्रम का पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त होगा, आपके कार्यों की सराहना होगी, आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। जी सर। जी संध्या जी, अब हम चलते हैं अगले हमारे सेशन के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। मैं पुनः पुनरावृत्ति करता हूं, हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं, जिसमें से धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। तो इन चारों पुरुषार्थ से हम कैसे पता लगाएं कि परमात्मा ने कौन सा पुरुषार्थ करने के लिए हमें इस जीवन में भेजा है। आज हम और एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों, और इस टॉपिक से हम ये जान पाएंगे कि वास्तव में हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। हम धर्म करने आए हैं कि अर्थ अर्जन करने आए हैं, कि हम अपने काम को पूरा करने आए हैं, या फिर हम मोक्ष प्राप्ति के लिए इस दुनिया में आए हैं। तो ऐसे कौन सा पुरुषार्थ है
जिस पुरुषार्थ को पूरा करने के लिए परमात्मा ने हमें इस दुनिया में भेजा। तो चलिए आप लोग कापी पेन उठा लीजिए और नोट करिए सबसे पहले धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण में आप नोट डाउन करिए 1, 5, 9। धर्म त्रिकोण में 1 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि और 9 नंबर की राशि को आप नोट करिए। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ त्रिकोण। हेडिंग डालिए अर्थ त्रिकोण। और अर्थ त्रिकोण के आगे आप लिखिए 2 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि और 10 नंबर की राशि। अगला जो हमारा पुरुषार्थ है काम त्रिकोण। काम त्रिकोण के आगे लिखिए 3 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि। ये हमारे काम त्रिकोण है। 3 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि। चलिए अंतिम जो पुरुषार्थ है मोक्ष त्रिकोण। तो मोक्ष त्रिकोण में 4 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि जो है वो सम्मिलित की जाती है। मैं बता दूं धर्म त्रिकोण का अर्थ है हमारा जीवन। अगर धर्म त्रिकोण में सबसे ज्यादा राशि यदि 1, 5, 9 में अगर देखने को मिलता है तो ऐसे जातक के जीवन का उद्देश्य है धर्म की रक्षा करना, धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े हुए होना। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो धर्म के कार्यों को ये क्या करते हैं, संपादित करते हैं, धर्म कर्म से जुड़े हुए ये कार्य करते हैं और इसी धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य करते करते ऐसे जातक जो है वो अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। ये धर्म के पक्षधर होते हैं। ये कोई धर्म सभा के अध्यक्ष हो सकते हैं, कोई मठाधीश हो सकते हैं। ऐसे जातक जो है वो सत्य, धर्म और न्याय के रक्षक हो सकते हैं। ऐसे जातक क्षत्रिय होते हैं जो धर्म की रक्षा करते हैं, भारत माता की रक्षा करते हैं और धर्म की रक्षा के लिए ये अपना तन, मन और धन से ये क्या करते हैं, सेवा भी करते हैं। तो ये हो गया जो धर्म त्रिकोण है। दूसरा जो त्रिकोण है मित्रों, इसको हम अर्थ त्रिकोण कहते हैं। ये हमारा दूसरा पुरुषार्थ है। अब हम धर्म के बाद जीवन यापन करने के लिए, हमें अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेवा करना पड़ता है। तभी हमें क्या मिलेगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा। जी हाँ मित्रों, क्योंकि हमें जीवन रूपी इस गाड़ी को चलाने के लिए हमें धन रूपी ईंधन का होना बहुत जरूरी होता है। तो बिना धन के हम परमार्थ के कार्य नहीं कर सकते। इसलिए अर्थ का उपार्जन करना ही हमारे जीवन का दूसरा पुरुषार्थ होता है, क्योंकि बिना अर्थ के हमें परमार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थ के हमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा उन्नति पदोन्नति की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो भरण पोषण करने के लालन करने के लिए हमें धन की महत्व की आवश्यकता होती है। तो अगर धन त्रिकोण में अगर सबसे ज्यादा ग्रह अगर विराजित है तो ऐसे जातक जो होंगे वो क्या होंगे, वो अर्थ उपार्जन करने में वो लगे रहेंगे। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि अर्थ का उपार्जन करना, धन का संचय करना, ताकि वो अपने परिवार को क्या कर सके, पोषण कर सके। वो अपने बैंक से वो लोन्स से बचा सके, वो अपने मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अपने गरिमा को वो बना सके। क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में जिसके पास धन होता है उसी का मान सम्मान
होता है उसी को ही पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। चलिए अब हम तीसरे त्रिकोण के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये तीसरा जो हमारा पुरुषार्थ है इसको हम बोलते हैं काम त्रिकोण। तो काम त्रिकोण से आशा यह है मित्रों कि ऐसे जातक जो है बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं और बहुत ज्यादा काम करने वाले होते हैं। ऐसे जातक अपने कार्यों से ही ये पहचाने जाते हैं, अपने हार्ड वर्किंग इन नेचर से ये जाने जाते हैं और इसी परिश्रम के वजह से इनके कार्यों की सराहना की जाती है। इनके कार्य क्षेत्र में इनके जो बॉस होते हैं वो इनके कार्यों की प्रशंसा करते हैं और ये बड़े ही चतुराई के साथ, बड़े ही कुशलता के साथ और बड़े ही मैनेजमेंट के साथ ये अपने कार्य को संपादित करते हैं। ये बहुत लॉजिक वाले होते हैं और इनके लॉजिकल माइंड के कंप्यूटर माइंड होने के कारण ऐसे जातक को कोई कंपटीशन एग्जाम में भी क्या मिलता है, सफलता मिलता है। ऐसे जो जातक होते हैं वो निश्चित रूप से वो अपने कार्यों की प्रशंसा लोगों से सुनते हैं और निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और ऐसे जातक जो है वो न्यायप्रिय भी होते हैं। इसलिए समाज में इनका मान सम्मान और रुतबा, पद प्रतिष्ठा जो है वो बना हुआ रहता है। दूसरा चीज काम त्रिकोण से हम ये भी करते हैं क्योंकि ये हमारा विवाह का भाव होता है, क्योंकि यहाँ पर राहु के नक्षत्र होते हैं तीनों स्थान में, तो निश्चित रूप से जातक जो है वो विवाह करता है और अपने वंश को आगे बढ़ाता है। तो जातक अपने वंश को आगे बढ़ाना भी एक पुरुषार्थ है। हमारा विवाह होना, विवाह संस्कार के बाद संतान पैदा करना, ताकि वो संतान हमारे वंश को आगे बढ़ा। तो हम काम त्रिकोण के बारे में व्याख्या करते हैं और हमारा अगला जो पुरुषार्थ नंबर 10। तो मित्रों ये जो मोक्ष त्रिकोण है, यदि हम सांसारिक सुखों के आदि यदि हो जाए तो हमारा शरीर जो है वो क्या हो जाएगा। अगर हम कूलर, पंखा, फ्रिज के अगर आदि हो जाते हैं, भौतिक सुख संसाधनों के आदि हो जाते हैं, तो हम कोई गंभीर बीमारी हमें हो सकती है। या दूसरे शब्दों में हम कहें, जब हमारा विवाह होता है और विवाह के बाद जो ससुराल की प्राप्ति हमें होती है, तो ससुराल जो होता है वो काल पुरुष का क्या होता है, दुख होता है। तो ससुराल में भी हमें बहुत ज्यादा दुख या तकलीफें जो है वो मिलती है। तो उस दुख तकलीफों से हम उस परमात्मा को क्या करते हैं, स्मरण करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि ये जली राशि है। और जब हम दुख में होते हैं तो हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं। ये वही आंसू होते हैं जो हमारे मनोविकार को क्या करते हैं, हमारे शरीर से दूर करते हैं और हमारे शरीर को क्या बना देते हैं, पवित्र बना देते हैं। और उसी पवित्र भाव से हम उस परमात्मा की क्या करते हैं, परमात्मा भी हमारे जीवन में थोड़ी दुख को वो प्रदान करते हैं। वो इसलिए प्रदान करते हैं ताकि मेरे जो भक्त है वो मुझसे जुदा ना हो पाए या पाए। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। दुखी सुख हो जाए, अगर भौतिक सुख तो हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें उस परमात्मा का जो अनुभूति होना चाहिए वो अनुभूति नहीं हो पाएगी। और निश्चित रूप से हमें जो मोक्ष चाहिए, जो 12वां भाव से हमें मोक्ष प्राप्त होना चाहिए, तो उस मोक्ष तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये जरूरी है, जीवन में अगर कोई दुख के फल आते हैं तो वो दुख के फल वो हमें हमारे परीक्षा लेते हैं और हमारी सहनशीलता का, हमारे जो मनोविकारों का वो शोधन करते हैं और हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को, हमारे मन को वो पवित्र बनाते हैं। तभी हम उस परमात्मा के दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, उस परमात्मा के एग्जिस्टेंस को हम समझते हैं और उस परमात्मा को प्राप्ति के दिशा में हम लगातार आगे बढ़ते हैं। हम धर्म, कर्म, सेवा, अध्यात्म के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं ताकि हमें इस जन्म में
जो हमें वर्तमान जन्म मिला हुआ है, उस जन्म में हम मोक्ष की प्राप्ति कर सके। जी हाँ मित्रों, यदि मोक्ष त्रिकोण में अगर सबसे ज्यादा ग्रह बैठा हुआ है तो यकीन मानिए इस जन्म में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और मोक्ष प्राप्ति के लिए ही आपका ये जन्म हुआ है। परमात्मा ने जो आपको इस दुनिया में भेजा है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए भेजा है। तो इस तरह से 4 पुरुषार्थ के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं। तो चलिए मित्रों, अब आप अपना प्रेजेंटेशन तैयार रखिए और आप अपने जीवन के उस 4 पुरुषार्थ में से कौन से पुरुषार्थ को करने के लिए आप जीवन में आए हैं, आप अपना प्रेजेंटेशन तैयार रखिए। सर एक कंफ्यूजन है। हेलो। कंफ्यूजन बात करिएगा अपराजिता, पहले प्रेजेंटेशन करिए। सर अगर आप प्रेजेंटेशन के लिए बोल रहे हैं तो मेरा वही सेम रहेगा जो वात पित्त कफ प्रकृति वाले में आया था कि मूल त्रिकोण में 2 ग्रह रहेंगे, अर्थ त्रिकोण में 1 ग्रह रहेगा, काम त्रिकोण में 2 रहेंगे और मोक्ष त्रिकोण में 4 हैं। हाँ, तो क्या समझे? सर अभी आपने जो बताया है उसके हिसाब से तो उद्देश्य मोक्ष है मेरा। ठीक है, तो परमात्मा ने इसी उद्देश्य से आपको इस दुनिया में भेजा है कि आप कोई धर्म कर्म के कार्य से जुड़ जाए, आप कोई गुण विद्या से जुड़ जाए, एस्ट्रोलॉजी सेवा करें, और शायद यही सेवा परमात्मा ने इसी सेवा के लिए आपको इस दुनिया में भेजा है। और इसी तरह से ज्ञान का प्रचार प्रसार करके आप अपने जीवन के उन उद्देश्यों को आप पूरा कर सके, आप मोक्ष प्राप्त कर सके। तो निश्चित रूप से ये मोक्ष त्रिकोण आपका एक्टिवेट होने की वजह से आप परमात्मा के काफी करीब आप रहेंगे, और इसी कारण और यही उद्देश्य है कि आपको इस जीवन का जो नियत है या इस जीवन में आने का जो आपका मोटिव है, वो मोटिव है धर्म कर्म अध्यात्म के मार्ग में चलते हुए आप अपने जीवन को सफल बना सके। यही आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जी सर। सर अब कंफ्यूजन पूछ लूं? सब भावना जी की लास्ट में क्वेश्चन का सेशन रहेगा अपराजिता। सर एक्चुअली ये थोड़ा बेसिक कंफ्यूजन है। हाँ, क्या पूछिए, क्या प्रॉब्लम? सर मैं ये पूछ रही हूँ कि त्रिकोण का विचार तो भाव के आधार पे करेंगे ना, राशियों के आधार पे थोड़ी ना करेंगे। मूल त्रिकोण हम लोग पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव लेते हैं, उसमें राशि चाहे जो भी हो। काल पुरुष की कुंडली में तो भाव और राशि सेम रहेगी, लेकिन अगर तुला लग्न की कुंडली है तो उसमें तो गणित बदल जाएगा ना। जी एग्जैक्टली, मैं काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके कोई भी राशि हो सकते हैं, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में जो राशि है उसी राशि को हम लेंगे। जैसे मान लो धनु लगन हुआ तो हम उसको धनु लगन में 9 5 1 धर्म त्रिकोण ही कहेंगे। अगर तुला लगन हो गया जी। तो 5 नंबर की राशि, ठीक है, 5 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि, इसको हम काम त्रिकोण में। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसलिए हम अकॉर्डिंग बात करते हैं, ये फिक्स है। इसको हम धर्म त्रिकोण ही कहेंगे, 1 5 9। इसको हम वायु तत्वी राशि नहीं कहेंगे, ये पित्त प्रकृति का होगा, ये धर्म त्रिकोण राशि होगी। ठीक है सर जी, अभी आप एग्जाम्पल लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। प्रणाम सर। हाँ, आज
हाँ सर, सेम प्रॉब्लम मुझे भी वो थी। यही मैं जानना चाह रही थी कि जैसे अपने भाव चेंज हो जाते हैं जब अपनी कुंडली चेंज होती है ना, तो उसको कैसे अपन करेंगे इसमें? देखिए, ये यहाँ पर हम राशि को देखो, काल पुरुष की कुंडली की हम बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने काल पुरुष की कुंडली यहाँ पर बना रखी है जी ताकि हम उसी कुंडली के अकॉर्डिंग हम चले। काल पुरुष की कुंडली में जो राशि है, धर्म त्रिकोण का मतलब हुआ 1, 5, 9। जी अर्थ सर। त्रिकोण का मतलब 2, 6 और 10। आपको जी सकती है, लेकिन आपको काल पुरुष की कुंडली को आपको फॉलो करना है। जैसे मैंने लिख दिया धर्म त्रिकोण 1, 5, 9, तो 1, 5, 9 में जो राशियां होंगी, जो ग्रह बैठे हुए होंगे, अच्छा, उस घर में करेंगे। और सर 1 मिनट सर, जैसे कि 1, 5 और 9 में जो भी होगी, मतलब उस हाउस में। हाउस में नहीं, मैं अभी राशि की बात कर रहा हूँ, भाव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके अभी सर। हम क्या पढ़ रहे हैं, राशि। जी सर। मैं भाव के स्वभाव नहीं कहा, मैंने राशि के स्वभाव। हम अभी राशि के स्वभाव के बारे में पढ़ रहे हैं। जी सर। और जो मैंने कहा, फिर द्विस्वभाव अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, वात, पित्त, कफ, धर्म, अर्थ, काम, इनको वर्गीकृत किए गए हैं। कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके सर। चलिए भावना मैडम, आप। जी सर, ये मेरा पहले की तरह ही सेम आ रहा है। आप बताइए। जो धर्म त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण, तीनों में ही तीन 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 ग्रह विराजमान है। अर्थ त्रिकोण में कोई भी ग्रह नहीं है। तो मेरे जीवन का लक्ष्य यही कहते हैं कि धर्म कर्म करके मुझे मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते पर चलना है। चलिए, अच्छी बात है कि तीनों त्रिकोण में आपके ग्रह बैठे हुए हैं और तीनों त्रिकोण आपके की है, अच्छी बात है। चलिए, संध्या जी के पास चलते हैं, उनका अगर कोई कुछ होगा या भावना जी आप बोलना चाहे तो हमारे और दर्शक सुन के संध्या जी उनको का समझ में आए। संध्या जी का जो है धर्म त्रिकोण में सबसे ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं। कर्म तो इनको धर्म में मतलब अपना ध्यान लगाना है। धर्म तक करके ही इनको अपना। जी संध्या जी, आपकी जो है वो धर्म कर्म के कार्यों में विशेष रूप से होने वाली है। जैसे हमने जी पहले सर। भी आपके बात किया, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि धर्म के प्रति वैसे भी मेरा ज्यादा ही रुझान है, जैसे पूजा पाठ या कहीं कुछ किसी की हेल्प करनी हो तो मेरा उधर ही झुकाव ज्यादा रहता है। मतलब अपने नेचर के अकॉर्डिंग मेरे को ऐसा लगता है और इसमें भी दिखा ही रहा है। ये तो हमारा जो पुरुषार्थ वाला जो अध्याय है, वो निश्चित रूप से हमको अपने आप को समझने में एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म हमें प्रदान किया, निश्चित रूप से, क्योंकि परमात्मा ने कोई न कोई उद्देश्य के लिए हमें दुनिया में भेजा है, चाहे वो धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो। तो ये चारों त्रिकोण वैसे तो चारों त्रिकोण को हमको करना है, लेकिन कोण वॉइस आज क्लियर है। जिसको हमें विशेष रूप से करना है। चलिए, बहुत सुंदर। हम मेरा के साथ चलते हैं, तो उसका क्या विचार है हम सुन लेते हैं। सर आपकी आखिरी की बात नहीं सुनाई पड़ी है, आवाज़ कट गई थी। हाँ, अब क्या है, नेटवर्क इशू है, तो आप लाउड स्पीकर में भी बोलोगे ना तब भी आवाज जो है वो सुनाई नहीं देगी। ये प्रकृति का अब अच्छी आ रही है प्रकृति सर। खुद हो रहा है, आवाज आएगी जाएगी।
आप ठीक है लेकिन सर। कहीं तो जरूर उसको पूछिएगा लास्ट में, तो उस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। और कोई बताना चाहेंगे अपने बारे में, क्योंकि समय जो है अब हो चुका है इजाजत लेने का। जी सर, मैं थोड़ा सा मैं अपना कुछ पूछना चाह रही थी। जैसे अर्ध त्रिकोण में 2, 6, 10 जो है, इनमें मेरे कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो क्या मुझे मतलब धन संचय के लिए नहीं है मेरा लक्ष्य? देखिए, धन संचय तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने कुछ करना पड़ेगा। परिपूर्ण करने के लिए हमें धन का संचय जरूरी है करना। लेकिन हमारा ज्यादा ध्यान धन संचय की तरफ नहीं रहेगा। धन तो संचय करना ही करना है, जो जितना इतना धन जरूर संचय करना है ताकि उस धन से हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके, बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा है वो हो सके, और हम अपनी जरूरतें की जो संसाधन है उस संसाधनों की पूर्ति कर सके। तो इतना धन का जरूर हम संचय करेंगे, लेकिन केवल धन ही प्राप्त करना है ऐसा जीवन का उद्देश्य नहीं होगा। लेकिन जिनके धन त्रिकोण में, अर्थ त्रिकोण में ज्यादा अगर ग्रह है तो उसका अर्थ त्रिकोण एक्टिव होगा और वो अर्थ उपार्जन में ही लगे रहेंगे। तो बिल्कुल सही मुझे लग रहा है अपने बारे में ये वाला। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करूं अपने। सारी दुनिया तो धन जुटाने में लगी हुई है। धन रुकता ही नहीं है किसी के हाथ में। क्योंकि आज के जमाने में मेरे हाथ में धन को माना जाता है। आज आपके बिना धन के कोई भी कार्य जो है सिद्ध नहीं होने वाले। पद पर आपको धन की जरूरत होगी, क्योंकि ये कलयुग ही है। क्योंकि इस कलयुग में जीने के लिए हमें धन की परम आवश्यकता है, और धन से ही हम अपने सारे आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, ऐसे अधिकांश लोगों का मत है। जोएल तो मैम चलिए मित्रों, जोएल मैम आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, मेरा तो यही है कि धर्म, अर्थ और मोक्ष में 3-3 बैठे हैं, तो मतलब मेरे तीनों में है ना सर? हाँ हाँ, तो सर जैसा कि मेरे को मतलब ऐसे परिवार से विरक्ति सी फील होती है, मतलब सब छोड़ के निकलने का, तो क्या उसका कारण यही है कि काम त्रिकोण में मेरे कोई भी ग्रह नहीं है? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि काम को जो है वो कहीं ना कहीं हमें भौतिकतावादी बनाता है। जी जी। अगर वहां पर कोई भी ग्रह नहीं बैठे हैं, इसका मतलब तो यही है कि आप अध्यात्म में आपकी रुझान ज्यादा रहेगी। आपको संसारिकता से बिछो होकर के आपके मन में विरक्ति के भाव आ सकते हैं। आप आते हैं सर, विपासना में जाने का मन करता है। बिल्कुल मटेरियल वर्ल्ड से जब तक हम डिस्कनेक्ट नहीं होंगे तब तक हमारा स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो स्टार्ट नहीं होती। जी सर। तो कहीं ना कोई प्रॉब्लम को लेकर के हो सकता है, कोई ना कोई इश्यूज हो सकते हैं हमारे मैरिटल लाइफ में या सोशल लाइफ में, जिसके वजह से हमको स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में हम जो है जा सकते हैं। जी सर। तो चलिए, अब वक्त जो है कह रहा है, हमें अनुमति लेने के लिए विवश कर रहा है, क्योंकि करना चाहा हमने किया। अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। तो मित्रों, यदि आपके भी मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी का हमारा 5 सेशन हो चुका है। अभी भी यदि आप
एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट के वेबिनार कर आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं मित्रों। आपको स्वस्थ रखे, आनंदित रखे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके फ्रेंड को इजाजत दीजिए। जुड़े रहिएगा, इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे।